हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अश्वनी गुप्ता और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ रिगार्डिंग HPLC दैट इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट HPLC सिस्टम। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ग्रेडियंट फ्लो के बारे में आज हम ग्रेडियंट HPLC के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज HPLC सिस्टम। हम ग्रेडियंट किसके बारे में बात करेंगे? रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज ग्रेडियंट सिस्टम। और बाकी दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं, नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज। इन दोनों का कंपैरिजन में नेक्स्ट वीडियो आएगा जो मेरा, उसमें मैं बताऊंगा। सबसे पहले आज देखते हैं हम रिवर्स फेज ग्रेडियंट HPLC क्या होती है। ठीक है फ्रेंड, तो रिवर्स फेज ग्रेडियंट HPLC, ग्रेडियंट मीन्स होता है ग्रेडियंट। एक सिंपल सी लैंग्वेज बताता हूं। ग्रेडियंट मीन्स व्हेन टू और मोर देन टू मोबाइल फेज used in a system is called gradient। जब भैया दो या दो से अधिक मोबाइल फेज यूज हो रहे हैं किसी HPLC सिस्टम में तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। सिंपल है और कुछ नहीं है। दो या दो से अधिक मोबाइल फेज यूज होते हैं तो क्या होता है? वो ग्रेडियंट सिस्टम होता है, सिंपल लैंग्वेज में। अब इसके बाद एक और सिंपल सी चीज है, ग्रेडियंट आखिर में करते क्यों हैं? ग्रेडियंट आखिर होता क्या है? इसमें क्यों ऐसा होता है कि दो मोबाइल फेज लेते हैं और मोबाइल फेज, उन दोनों मोबाइल फेज की खासियत क्या होती है, क्या अंतर क्या होता है दोनों मोबाइल फेज में? अब देखिए क्या अंतर होता है। एक हमारा होता है मोबाइल फेज ए। क्या होता है? मैं मोबाइल फेज ए, ये मोबाइल फेज हमारा हाईली क्या होता है? हाईली हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये हमारा मोबाइल फेज ए क्या है? ये मोबाइल फेज ए, ध्यान से सुनिएगा लोग, ये मोबाइल फेज ए हमारा हाईली हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हमारा हाईली हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब पानी पानी भरा होता है इस मोबाइल फेज में। मैक्सिमम वाटर यूज होता है, सॉल्वेंट बहुत कम सा यूज होता है, बहुत कम। 90-10, 90 वाटर 10 एशियन, 60-40, 60 वाटर 40 एशियन, और 80-20, 80 वाटर 20 एशियन, ऐसा मोबाइल फेज होता है। ये पानी भरा रहता है, ऐसा मोबाइल फेज होता है ये। इसके बाद हमारा दोस्तों होता है मोबाइल फेज बी। एक एग्जांपल ले रहे हैं, मोबाइल फेज बी। इस ग्रेडियंट सिस्टम में मोबाइल फेज बी, ये रहा मोबाइल फेज बी, दैट इज हाईली ऑर्गेनिक इन नेचर। मोबाइल फेज बी दोस्तों हाईली ऑर्गेनिक नेचर का होता है। कैसा होता है? हाईली ऑर्गेनिक नेचर का होता है। कैसा होता है दोस्तों? हाईली ऑर्गेनिक नेचर का होता है, हाईली ऑर्गेनिक नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जैसे आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हो गए? एशियन, मिथेनॉल, ETC। सेकेंड मोबाइल फेज बी में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। कौन से? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए ये मोबाइल फेज बी होता है, हाईली ऑर्गेनिक होता है। अब फ्रेंड्स इसके आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं, आप अगर आपने मेथड देखा होगा ग्रेडियंट मेथड होता क्या है? ग्रेडियंट मेथड होता है, आप लोगों ने देखा होगा, टाइम टू टाइम मोबाइल फेज का कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, मोबाइल फेज का मिक्सचर थ्रू आउट द सिस्टम चेंज होता रहता है एज पर मेथड क्रिएटेड फॉर ए कंपोनेंट, एनालिसिस ऑफ ए कंपोनेंट, वेदर इट इज ऐसे या RS, ऐसे हो या RS हो। अगर उसमें ग्रेडियंट प्रोग्राम है तो उसमें दोनों मोबाइल फेज का मिक्सचर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। एक एग्जांपल आपको बताता हूं। ये सपोज हमारा मेथड है कोई, इसमें देखिए ग्रेडियंट कैसे रहता है। ये हमारा हो गया मोबाइल फेज ए और ये हो गया मोबाइल फेज बी, और ये हमारे टाइम लाइन हो गई 0, 10, 20, 30 और 45 और फिर 60। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हमारा इनिशियल मान लीजिए मोबाइल फेज हमारा शुरू हुआ 0 से, स्टार्ट हुआ 90-10 से। इसके बाद ये कंपोनेंट, ये जो मोबाइल फेज का कंसंट्रेशन है धीरे धीरे आगे देखिए ऐसे प्रोग्राम है, एज पर प्रोग्राम जैसा आपका प्रोग्राम हो। सपोज ये 80-20 70-30 70-30 और फिर 20-80 और रेदर देन सो जैसा भी प्रोग्राम आपके मेथड में दिया वैसा होता जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। अब देखिए मेथड कैसे चलता है। अब हमारे सपोज हमने मेथड चलाया, कोई हमारा सिस्टम अगर हमने चलाया ग्रेडियंट सिस्टम, तो उसमें क्या होता है, दोनों मोबाइल फेज चले। उसके बाद ये जो कंपोनेंट मैंने लिखा है, ये इसको बोलते हैं प्रपोर्शनेटिंग वॉल्व। क्या होता है फ्रेंड? प्रपोर्शनेटिंग वॉल्व। प्रपोर्शनेटिंग वॉल्व होता है ये। क्या होता है? प्रपोर्शनेटिंग वॉल्व। प्रपोर्शनेटिंग वॉल्व का काम क्या होता है? ये आपके ग्रेडियंट फ्लो को कंट्रोल करता है। ग्रेडियंट का जो प्रोग्राम है इसी वॉल्व की वजह से HPLC में कोऑर्डिनेट करता है। यही वॉल्व, प्रोपोर्शनेटिंग वॉल्व की वजह से ही ये ग्रेडियंट प्रोग्राम को डिजाइन चलाया करता है। अगर ये प्रोपोर्शनेटिंग वॉल्व नहीं होगा तो हमारा ग्रेडियंट फ्लो नहीं चालू होगा। प्रोपोर्शनेटिंग वॉल्व की वजह से ही हमारा ग्रेडियंट सिस्टम आगे बढ़ता है। अगर प्रोपोर्शनेटिंग वॉल्व नहीं रहेगा तो ये हमारे दोनों मोबाइल फेज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा एज पर मेथड, तो हमारा ग्रेडियंट चालू नहीं हो पाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यही ग्रेडियंट प्रोग्राम को कंडक्ट करता है। क्या? प्रोपोर्शनेटिंग वॉल्व। इसी की वजह से हमारे दोनों मोबाइल फेज के फ्लो कंट्रोल होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, ये प्रोपोर्शनेटिंग वॉल्व के थ्रू मोबाइल फेज गए और ये पंप ने इसको सक किया, ये होता है पंप। दिस इज कॉल्ड पंप। ठीक है दोस्तों, ये पंप है। अब क्या होता है, पंप सिर्फ सक करने के बाद ये हमारा इंजेक्टर ने हमारा सैंपल लिया। क्या लिया? सैंपल लिया। क्या लिया? सैंपल हमारा इंजेक्टर के थ्रू लिया गया। सैंपल हमारा इंजेक्टर ले लिया। अब उसके बाद हमारा सैंपल जाता है कहां पर? कॉलम में। कहां जाएगा? ऑब्वियसली है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉलम में ही जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉलम में गया और कॉलम में जैसे ही गया, अब ये मेन कंसर्न जो शुरू होता है, हमारा मेन जो खेल शुरू होता है ये कॉलम का ही रहता है। अब देखिए कॉलम में क्या होता है, क्यों हम ये इतना सारा तामझाम ग्रेडियंट लेके बैठते हैं कॉलम के चक्कर में, ये इसके चक्कर में ग्रेडियंट लेके बैठते हैं, इतना सॉल्वेंट बर्बाद कर रहे हैं। ये है तो ग्रेडियंट का रीजन क्या है, क्यों ऐसा यूज कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड, सबसे पहले अब हम जानते हैं ग्रेडियंट यूज क्यों करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस स्टेप के आगे मैं बाद में बढ़ूंगा, आपको बताता हूं ग्रेडियंट की कंडीशंस क्या होती हैं, हम क्यों ग्रेडियंट यूज करते हैं, अब आपको आगे बताता हूं। अब देखिए ग्रेडियंट की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। ग्रेडियंट्स की कंडीशंस क्या होती हैं, क्या होती है ग्रेडियंट की कंडीशन, जो हम इतना सारा तामझाम लेके बैठे हुए हैं, भाई इतना सॉल्वेंट बर्बाद कर रहे हैं पता नहीं क्यों, फिर उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो फिर ग्रेडियंट हम क्यों यूज करते हैं? व्हेन, तो पहली कंडीशन है, अगर हम ऐसे टेस्ट लगाते हैं, ऐसे टेस्ट अगर लगाते हैं किसका? अगर हम ऐसे टेस्ट लगाते हैं किसी ऐसे मेडिसिन का, कोई ऐसे डोजेस फॉर्म का, डोजेस फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 2 or more एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। जब हमारा कोई डोजेस फॉर्म है 2 या 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट कंसिस्ट किए रहता है, तो उस केस में दोस्तों हम ग्रेडियंट प्रोग्राम अप्लाई करते हैं। कोई अगर ऐसे लगा रहे हैं उसमें डोजेस फॉर्म कंसिस्ट करती 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट, 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट,
एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो हम उस केस में ग्रेडियंट फ्लो लगाते हैं, ग्रेडियंट HPLC सिस्टम हम लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज एक कोई दवा है लोसार्टन HCTZ, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी 2 कंटेंट है, लोसा HCTZ नाम से कोई टेबलेट है, तो उसमें 2 कंटेंट है, तो इसलिए हम ग्रेडियंट प्रोग्राम लगाएंगे। दूसरा कंडीशन होता है दोस्तों रिलेटेड सब्सटेंस या इसको बोल लीजिए RC रिलेटेड कंपाउंड या बोल लीजिए OI ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ये कंडीशन होती है रिलेटेड सब्सटेंस या रिलेटेड कंपाउंड या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। अगर मैं इनमें भी किसी डोजेस फॉर्म में 2 या 2 से मोर कंपोनेंट होते हैं तो ही इसका RS लगाते हैं। क्या फ्रेंड, 2 या 2 से अधिक जब कंपोनेंट होते हैं रिलेटेड सब्सटेंस किसी ऐसे डोजेस फॉर्म का लगाते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें भी एक ग्रेडियंट प्रोग्राम अप्लाई होता है। हाँ, पर उसकी एक दूसरी भी एक और कंडीशन है। एक तो पहली कंडीशन हो गई 2 से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट किसी डोजेस फॉर्म में, तो उसके केस में ये RS या RC रिलेटेड कंपाउंड या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का जो टेस्ट होता है तो लगाते हैं। इनका डिटेल में कंपैरिजन बताऊंगा आपको अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा इन सब के बारे में, डिफरेंस क्या होता है इन सब में, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए इस RS के में भी एक कंसेप्ट है, क्यों ऐसा करते हैं। एक तो कंडीशन हो गई 2 या 2 से अधिक एक्टिव है और तो लगाते हैं, और दूसरी कंडीशन है यदि कोई RS में कोई नोन या अननोन इम्प्योरिटीज जनरेट होती हैं एज पर ग्रेडियंट, कुछ हमारी RS में ऐसी अननोन या नोन इम्प्योरिटीज होती हैं जिनके लिए हमें ग्रेडियंट सिस्टम लगाना ही पड़ता है। वो विदाउट ग्रेडियंट सिस्टम के हमारे कॉलम से इल्यूट नहीं होती हैं। वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ ऐसा क्या रीज़न है जो होता है। मगर ये दूसरी कंडीशन है RS की कि नोन या अननोन जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कुछ ऐसी होती हैं जो एसोक्रेटिक सिस्टम में जनरेट नहीं होती हैं, वो कॉलम के अंदर ही रह जाती हैं। उस केस में भी हम ग्रेडियंट प्रोग्राम लगाते हैं ताकि उन इम्प्योरिटीज़ को किसी तरीके से डिटेक्टर में लाके उनका रिकॉर्ड रिस्पॉन्स नोट किया जाए या रिकॉर्डर में उसका रिस्पॉन्स नोट किया जाए। आप देखिए फ्रेंड्स, ये सब कंडीशन हो गई ग्रेडियंट लगाने की। अब आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ग्रेडियंट। हम जहां से स्टार्ट हुए थे कॉलम के पास से, अब हम स्टार्ट हुए थे ये कॉलम के पास से, ये हम अब ग्रेडियंट प्रोग्राम अब बताने जा रहे हैं, मेन खेल इस ग्रेडियंट प्रोग्राम का। अब यहां से सैंपल गया किसके अंदर, कॉलम के अंदर। कहां गया, कॉलम के अंदर। इंजेक्टर ने सैंपल लिया भैया, कॉलम के अंदर चला गया, कैसे भी चल के चला गया। अब ये जितने भी रिवर्स फेज सिस्टम होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, गार्ड बांध लीजिए ये चीजें। जितने भी रिवर्स फेज HPLC सिस्टम्स होते हैं उनमें कॉलम में सिलिका जेल का नेचर हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है फ्रेंड, जितने भी रिवर्स फेज सिस्टम लगते हैं, हमेशा याद है, जितने भी रिवर्स फेज सिस्टम लगते हैं उसमें जितने भी कॉलम यूज होंगे, कोई भी कॉलम और रिवर्स फेज सिस्टम में, उसके अंदर का जो सिलिका जेल होता है वो किस नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक, गांठ बांध लीजिए फ्रेंड्स, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है,
हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग नेचर का। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग नेचर का। तो ये हमेशा लिख लीजिए, अगर आपको सही लगे तो लिख लीजिए रिवर्स फेज, बड़ा बड़ा लिखे दे रहा हूं, कॉलम नेचर हाइड्रोफोबिक। रिवर्स फेज जितने भी सिस्टम होते हैं उसका कॉलम हमेशा कौन सा नेचर का होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज हमारी कोई ड्रग है XY, ठीक है, सपोज हमारी कोई टैबलेट है XY टैबलेट, इसके अंदर दो एपीआईज हैं। क्या है? दो एक्टिव कंपोनेंट है। कौन से? X और Y है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से कंपोनेंट है? दो हैं, X और Y। अब सैंपल लिया हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, सैंपल इंजेक्टर ने लिया, उसके बाद हमारे सैंपल को कहाँ गया? कॉलम में गया। अब हमारा कॉलम में चला गया सैंपल। अब हमारा कॉलम के अंदर सिलिका कौन से नेचर का है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। कौन से नेचर का है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। अब सपोज ये XY कंपोनेंट जो भी हमारा एपीआई है, दो X और Y एक्टिव हैं इस टैबलेट के अंदर। अब X की जो सॉल्युबिलिटी है, मेन खेल समझिएगा, सॉल्युबिलिटी का सारा खेल है। सॉल्युबिलिटी, हाँ फ्रेंड्स, तो हमारा X और Y कंपोनेंट है। अब सपोज X का जो नेचर है दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये X एपीआई है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। कौन से नेचर का है? हाइड्रोफिलिक नेचर का है। अब जैसे ही ये इंजेक्टर से निकलेगा, ये कॉलम से पास होगा, तो हमारे कॉलम का नेचर कैसा है? हाइड्रोफोबिक। हमारे कॉलम का स्टेशनरी फेज हाइड्रोफोबिक है। हमारे कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेज है कैसा है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। कौन से नेचर का है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो और हमारा जो इसका कंटेंट है, XY टैबलेट का जो X कंटेंट है, किस नेचर का है? हाइड्रोफिलिक नेचर का है। कौन से नेचर का है? हाइड्रोफिलिक नेचर का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा भैया? ये X कंपोनेंट जाएगा, ठीक है, और कॉलम के अंदर का मटेरियल है हाइड्रोफोबिक, सिलिका हाइड्रोफोबिक, तो भैया इससे कोई मतलब नहीं। तो ये X कंटेंट आराम से इल्यूट होके अपने ये डिटेक्टर में चला जाएगा और अपना रिस्पांस ये शो कर देगा। क्या कर देगा? अपना रिस्पांस शो कर देगा, क्योंकि X हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का है, इसलिए ये अंदर गया और इजिली इल्यूट हो जाएगा कॉलम से, तुरंत चला जाएगा विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि इसका सिलिका जेल इसमें इजीली सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि भैया सिलिका जेल का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो भैया कहेगा जाओ निकल जाओ, जितनी जल्दी इल्यूट हो सकता है निकल लो यहाँ से। फिर इसके बाद अब आती है Y की बारी। Y का नेचर कैसा है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। कैसा? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो अब भैया ये Y कंपोनेंट जब अंदर आएगा कॉलम के, तो ये कॉलम का साथी हो गया। कॉलम के अंदर का जो मटेरियल है भैया, ये Y का तो साथ मिल गया इसे। कहता नहीं भाई तुम मेरे दोस्त हो, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो ये Y को पकड़ के बैठ जाता है कॉलम के अंदर का मटेरियल। क्यों? क्योंकि दोनों भैया सेम नेचर के हो गए। ये भी हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो भैया दोनों सेम हो गए। तो कॉलम कहता है भाई हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। फिर भी ये बहुत स्लोली स्लोली धीरे धीरे चलता है, बहुत स्लोली स्लोली धीरे धीरे चलता है। क्यों चलता है बहुत स्लोली? क्योंकि भैया ये इसको छोड़ता नहीं है। कॉलम के अंदर का जो मटेरियल जो सेम नेचर का होने की वजह से, वाई का भी नेचर सेम है और कॉलम के अंदर का भी जो सिलिका जेल है उसका भी नेचर सेम है। तो भैया ये वाई को पकड़ लेता है, नहीं जाने देता। बहुत स्लोली स्लोली जो वाई कंपोनेंट है धीरे धीरे कॉलम से पास होता है। अब उसके लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स? फिर हमारा स्टार्ट होता है क्या? ग्रेडियंट प्रोग्राम। अब इस ग्रेडियंट प्रोग्राम में क्या होता है? हमारा जो बी मोबाइल फेज होता है, एक टाइम ऐसा आता है बी मोबाइल फेज का जो फ्लो होता है बढ़ जाता है। जैसे ये आपने देखा होगा इधर पे ये बी मोबाइल फेज का जो फ्लेन ये रेशियो है उसमें बी मोबाइल फेज बढ़ जाता है। ऑटोमेटिक बी मोबाइल फेज एज पर ग्रेडियंट प्रोग्राम बढ़ जाता है। अब बी मोबाइल फेज बढ़ने से क्या हुआ?
ये बी वाला मोबाइल फेज जब हाईली इधर आया तो वो इस कंपोनेंट को, वाई जो हमारा कंपोनेंट है, इसको निकालना शुरू करता है। क्या करेगा फ्रेंड? बी हाईली ऑर्गेनिक होता है, इसको निकालना शुरू करता है। क्यों निकालना शुरू करेगा? क्योंकि वाई कंपोनेंट आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी उसके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होती है। इसके लिए ये बी वाला मोबाइल फेज इस वाई वाला कंपोनेंट, जो वाई कंपोनेंट अंदर रह गया था, उसको निकालना शुरू करता है धीरे धीरे करके। बहुत जब वाई कंपोनेंट विदाउट ए मोबाइल फेज से चल रहा होता है, बहुत स्लोली मूव करता है। किस वजह से? भाई ये भी हाइड्रोफोबिक नेचर है और वाई भी हाइड्रोफोबिक नेचर का हो गया, इसलिए। उसके बाद ये मोबाइल फेज बी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा आगे चला, उससे क्या हुआ? मोबाइल फेज बी हमारा आगे चला। मोबाइल फेज बी का जो रेशियो वो ज्यादा हो गया, मोबाइल फेज बी का रेशियो ज्यादा हो गया। उससे क्या हुआ? ये वाई कंपोनेंट, क्यों? वाई कंपोनेंट की जो सॉल्युबिलिटी है वो एक्वस ना होके हाईली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से वो सॉल्युबल है। इसकी वजह से वो वाई कंपोनेंट इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आया, ये इस वाई कंपोनेंट को बाहर निकालना शुरू करता है। जैसे ये बी वाला बी कंपोनेंट, बी मोबाइल फेज आया बाहर, ये बी मोबाइल फेज जब इसका फ्लो ज्यादा हो गया, इसका रेशियो ज्यादा हो गया, तब ये वाई कंपोनेंट को बाहर निकालना शुरू करता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है, ये बी वाला वाई वाला कंपोनेंट जाके डिटेक्टर में पहुंचता है और रिकॉर्डर में अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो अब आप समझ में होंगे क्या होता है ग्रेडियंट प्रोग्राम। मोटा मोटी एक चीज जान लीजिए, ए प्रोग्राम, ये जो ए मोबाइल फेज, सपोज ये दो कंपोनेंट है एक्स वाई, तो एक्स की सॉल्युबिलिटी एक्वस रहेगी और वाई आपका ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा अच्छा सॉल्युबल रहेगा। बस इसी को ही बोलते हैं ग्रेडियंट प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता है ग्रेडियंट प्रोग्राम। ए मोबाइल फेज की वजह से एक्स कंपोनेंट इजीली बाहर निकल जाएगा और बी मोबाइल फेज की वजह से वाई कंपोनेंट जो है इजीली बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हाईली भरा हुआ है। ये इसको इजीली बाहर निकाल के डिटेक्टर में अपना रिस्पॉन्स शो कर देगा। अब आपने देखा होगा फ्रेंड्स, आरएस वगैरह जैसे टेस्ट होते हैं, उसमें जो ग्रेडियंट पैटर्न होता है, ग्रेडियंट पैटर्न आपने देखा होगा, बहुत ही उबड़ खाबड़ तरीके से ऐसे 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 चलता है उसका। तो ये ग्रेडियंट पैटर्न का उबड़ खाबड़ ऐसे बेस लाइन जो है प्रॉपर देखा होगा आपने, अच्छी खासी नहीं आती, ऊपर नीचे होते रहते। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है फ्रेंड्स कि ये जो वाई कंपोनेंट जो होता है, दूसरा वाला जो वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट तो इजीली बाहर आ जाता है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती इतनी ज्यादा, आराम से। उसके विपरीत का जो, सपोज ये हाइड्रोफोबिक था, वो हाइड्रोफिलिक था, कॉलम का नेचर हाइड्रोफोबिक था, वो हाइड्रोफिलिक था, वो इजीली एक्स वाला कंपोनेंट निकल के अपनी पीक शो कर दिया। बट ये वाई वाला जो कंपोनेंट है वो भी हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक है, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल से उसे बाहर निकाल पाता है ये बी मोबाइल फेज। ये बी मोबाइल फेज को बहुत ही मेहनत लगानी पड़ती है इसको बाहर निकालने के लिए, बहुत ही धीरे 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 ये इल्यूट होता है। इसकी वजह से ही इसका जो बेस लाइन का रिस्पॉन्स होता है, ऐसा बम्प ऊपर नीचे ग्रेडियंट बनता है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं दोस्त हिंदी में? पहाड़। ग्रेडियंट को हिंदी में बोलते हैं पहाड़। तो ये भी इसीलिए इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, क्योंकि ये पहाड़ नुमा बेस लाइन शो कर देता है, इसी के लिए बोलते हैं इसको ग्रेडियंट। इसी के लिए क्या बोलते हैं इसको? ग्रेडियंट। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। अब आरएस के केस में एक ये भी रहता है, अगर सपोज हमारा मेन कंपोनेंट तो इल्यूट हो गया, अब उसके अंदर क्या है, कोई सपोज आरएस हम लगा रहे हैं किसी एक कंपोनेंट का, एक्स टैबलेट का, ठीक है, उसमें भी हम कभी कभार देखते हैं ग्रेडियंट प्रोग्राम यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि उसकी जो इंप्योरिटीज होती हैं, अननोन इंप्योरिटीज या नॉन इंप्योरिटीज होती हैं। सपोज जैसे आरएस हमने लगाया एक्स टैबलेट का, अब एक्स में जो एपीआई है वो तो इजीली बाहर निकल गया, मेन पिक अपना इजीली बाहर इल्यूट हो गई ए मोबाइल फेज के थ्रू। अब उस टैबलेट के अंदर जो इंप्योरिटीज है, नोन या अननोन, तो सपोज जो
इम्प्योरिटी नोन है, सपोज नॉन इम्प्योरिटी है, तो जो नॉन इम्प्योरिटी ए एक्वस नेचर की होगी वो तो इजिली निकल जाएगी। अब मान लीजिए कोई नॉन या अननोन इम्प्योरिटी है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसॉल्व होती है, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के थ्रू ही ये कॉलम से निकलेगी, तो उसके लिए हम ग्रेडियंट प्रोग्राम यूज करते हैं उस इम्प्योरिटी को निकालने के लिए। नॉन या अननोन जिनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा रहती है, उनको बाहर निकालने के लिए ये ग्रेडियंट प्रोग्राम यूज किया जाता है। नॉन या अननोन इम्प्योरिटी जो हाईली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर बाहर इजीली निकल जाती है, उनमें ये ग्रेडियंट प्रोग्राम यूज किया जाता है फ्रेंड। तो अब आप जान गए होंगे ग्रेडियंट क्या होता है, क्यों यूज होता है। आई थिंक आपको पता लग गया होगा किस लिए। पहली शर्त, या तो ऐसे टेस्ट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका वाटर में एक्वस नेचर का होता है और एक दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा अच्छा डिसॉल्व होकर बाहर निकलता है, तो उन केस में ग्रेडियंट यूज करते हैं। और दूसरा आपका आरएस रिलेटेड सब्सटेंस या रिलेटेड कंपाउंड या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो टेस्ट लगाते हैं, उन केस में ग्रेडियंट किस लिए। सपोज उसमें दो कंपोनेंट थे, तो एक कंपोनेंट निकला ए मोबाइल फेज के थ्रू और दूसरा कंपोनेंट जो निकला वो बी, जिसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा, वो निकला बी मोबाइल फेज के थ्रू, तो उसमें यूज करते हैं। और आरएस के केस में जो हमारा नॉन अननोन इम्प्योरिटीज हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी किस में ज़्यादा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा है, दोस्तों याद रखिएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, उनके लिए ये ग्रेडियंट प्रोग्राम यूज किया था। उन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए कॉलम से इजीली पास हो जाए, डिटेक्टर में जाके अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्डर में शो करे, उनके लिए ग्रेडियंट प्रोग्राम यूज होता है फ्रेंड। तो आई होप अब आप जान गए होंगे ग्रेडियंट और इसमें फ़र्क, ग्रेडियंट और आइसोक्रेटिक में जो फ़र्क है क्या होता है। ये ग्रेडियंट था। अब आइसोक्रेटिक मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, नॉर्मल फेज और एक आइसोक्रेटिक सिस्टम होता है वो बताऊंगा। ये बस इतना ग्रेडियंट का जो फ्लो था ये मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। कमेंट करिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो इस वीडियो में, अगर कुछ आपको लगे कि मेरे कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट।